हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जान के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। अध्याय 841, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। साथ वू यान्युन ने आगे कहा, माँ और पिताजी, वू कियांग से शादी करने का फैसला मेरा अपना था। मैं मैचमेकिंग सेशन में खुद ही गया था। हालांकि वू कियांग थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसका परिवार संपन्न है, उससे शादी करना कोई नुकसान नहीं होगा। यान एरजू ने जवाब दिया, जियाओयुन, क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें मजबूर किया? चिंता मत करो, माँ और पिताजी यहां हैं, कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। वू जिनशु ने जल्दी से सिर हिलाया, यानयुन, तुम्हारे माता पिता यहां हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी मुश्किल आए, हमारा पूरा परिवार मिलकर उसका सामना करेगा। वू यानयुन ने निश्चिंत होने का नाटक करते हुए कहा, यह वास्तव में स्वैच्छिक है और इसका दादी से कोई लेना देना नहीं है। वू कियांग एक ऐसा आकर्षक व्यक्ति है, बहुत से लोग उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस तक पहुंच भी नहीं पाते। जियाओयुन, यान एरजू अब रो पड़ी। जियाओयुन, क्या तुम्हें अभी भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है? तुम वू कियांग से शादी नहीं कर सकती, उसके पहले से ही 2 बच्चे हैं। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी तक पढ़ाना चाहती हूं, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और की सौतेली मां बनो। मां, रो मत, वो यान्युन ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्वान होना बेकार है, इतना अध्ययन करने का क्या फायदा है? पहले ही शादी कर लेना बेहतर होगा। वू कियांग जैसे किसी व्यक्ति से मिलना आसान नहीं है। मैंने मन बना लिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। आप दोनों जो भी कहें, मैं फिर भी उससे शादी करूंगी। आप दोनों बेहतर तरीके से तैयार हो जाए, वू कियांग का परिवार जल्द ही यहां आ जाएगा। मैं बर्तन धोने जा रही हूं। यह कहकर वू यान्युन बर्तन लेकर जल्दी से रसोई की ओर चली गई। बिना एक और शब्द कहे, यान एरजू सीधे वू दादी के कमरे में चली गई। परवाह किए बिना वह डांटते हुए बोली, तुम बूढ़ी डायन! क्या यह तुम थी? क्या तुमने जियाओयुन से कुछ कहा? तुम निर्दयी बूढ़ी डायन! तुम नरक में जाओगी। वो दादी अपनी बेंत पकड़े हुए कमरे से बाहर आईं, उसका मुंह उसका अपना है, मैं उसके लिए क्या कह सकती हूं? यान एरजू, आज वो परिवार के लिए एक महान दिन है, मैं इसे जाने दे सकती हूं। यान एरजू, क्रोधित, वो यान्युन ने शोरगुल सुना, तुरंत रसोई से बाहर भागी। यान एरजू को अपनी बाहों में भर लिया। मां, जल्दबाजी मत करो, मैं वास्तव में यह स्वेच्छा से कर रही हूं। इसका दादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं वू कियांग से शादी करना चाहती हूं। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं खुद वू कियांग के घर चली जाऊंगी। वू दादी ने उपहास किया, सुना तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? बिल्कुल एक बच्चलन औरत की तरह। तुम्हें यहां लाने वाला हमारा परिवार पीढ़ियों से बदकिस्मत रहा है। सुबह करीब 10 बजे वू कियांग, उसकी मां और वू लान, वू जिनजिन के साथ समय पर पहुंचे। वू जिनजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यान्युन, यान्युन, बाहर आओ, हमारे घर पर महत्वपूर्ण लोग आए हैं। वू परिवार के जीर्णशीर्ण घर को देखकर वू मां ने घृणा से अपनी नाक ढक ली। यह जगह वास्तव में एक गंदगी है, कोई आश्चर्य नहीं कि वे अपनी बेटी को बेच रहे हैं। वो यान्युन तुरंत मुस्कुराते हुए अंदर से बाहर आई, अंदर आओ और बैठो। वो यान्युन को देखते ही वू कियांग की नजरें उस पर टिक गईं, मानो चिपक गई हों। वू जिनजिन ने वू यान्युन को देखा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी वू जिनशु और यान एरजू घर से बाहर आए। आप वू कियांग की मां होंगी, है ना? हम अपनी बेटी को नहीं बेचते। जियाओयुन निश्चित रूप से आपके परिवार में शादी नहीं करेगी। कृपया चले जाए। हम उस 3000 युआन दहेज को वापस करने का कोई रास्ता खोज लेंगे। वू मां हैरान रह गई, फिर बोली, तुम शादी रद्द करना चाहते हो? तो 6000 युआन लाओ। 6000? वो जिनशु का चेहरा पीला पड़ गया, वह चौंक गया, क्या यह 3000 नहीं था? वू मां ने अपनी जेब से एक अनुबंध निकाला,
यहाँ साफ साफ लिखा है, काले पर सफेद, पीछे हटने पर दुगना जुर्माना लगेगा। या तो हमें मुआवजा दो या अपनी बेटी की शादी कर दो। लगता है आज का खाना नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये शब्द यहीं छोड़ती हूं, कल का दिन अच्छा है, या तो अपनी बेटी की शादी कर दो या 6,000 युआन दो। वो मदर एक चतुर व्यक्ति थी, वह घाटे वाले सौदों में शामिल नहीं होती थी। बोलने के बाद वो माँ वू कियांग के साथ चली गई। वो जिनजिन जल्दी से पीछे पीछे आया और उसे समझाते हुए कहा, सास, कृपया मत जाओ। हमें परिवारों को एकजुट करना चाहिए, विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। मेरे भाई का ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, कृपया नाराज मत होइए। वो जिनजिन जानती थी कि वो जिनशु के पास वो मदर को देने के लिए 6,000 युआन नहीं होंगे, इसलिए उसने हर संभव कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए। अमीर वो परिवार के साथ अच्छे संबंध होने से उसे फायदा ही हो सकता था। वास्तव में वो जिनशु के पास वो माँ को देने के लिए 6,000 युआन नहीं थे। 3,000 युआन भी जुटाना मुश्किल था, 6,000 की तो बात ही छोड़िए। यान एरजू जमीन पर बैठ गया और वो जिनशु की ओर देखते हुए बोला, जिनशु, शायद हमें बच्चों को लेकर भाग जाना चाहिए। ठीक है, वो जिनशु ने सोचा कि यह एक समाधान है, मैं अभी अपना सामान पैक करके जाऊंगा। चलो आज रात को निकलते हैं। यह सुनकर कि दंपति भागना चाहते थे, दादी वो घबरा गईं। यदि वे भाग गए तो उस छोटे पश्चिमी शैली के घर का क्या होगा? वह अभी तक छोटे पश्चिमी शैली के घर में नहीं गई थी। वू यान्युन ने कहा, माँ और पिताजी, मैं वू कियांग से शादी करने को तैयार हूं। हमारे परिवार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम कहाँ भाग सकते हैं? यहां से जाने पर आप और पिताजी अच्छी नौकरी भी नहीं पा सकेंगे। हम भूखे मर जाएंगे। इसके अलावा इन परिस्थितियों में स्थानीय अधिकारी निश्चित रूप से हमें निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे, और इसके बिना हम कहाँ भाग सकते हैं? यह प्रतिबंधित यात्रा का युग था, जहां हर किसी को लंबी यात्राओं के लिए परिचय पत्र की आवश्यकता होती थी, अन्यथा उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता था। यह सुनकर वो जिनशु और यान एरजू पूरी तरह निराश हो गए। दादी वो बहुत खुश हुईं। यान एरजू ने वो यान्युन को कसकर गले लगाया, जियाओयुन, मेरी बेटी, मेरी बेचारी बेटी। वो यान्युन ने यान एरजू को पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं यह स्वेच्छा से कर रही हूं। वू कियांग से शादी करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक अमीर पत्नी बनो, मैं बिल्कुल भी दयनीय नहीं हूं। वो जिनशु भी पीछे से आंसू पोंछ रहा था। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। वे छोटे पश्चिमी शैली के घर में जाने वाले थे और दादी वो बहुत खुश थीं। उन्होंने रात भर में कई अक्षर काट दिए थे और उन्हें वो परिवार के घर के हर कोने में चिपका दिया था। वो एरलोंग ने उत्सुकता से पूछा, दादी, क्या बड़ी बहन की शादी हो रही है? हाँ, दादी वो ने खुशी से सिर हिलाया। वो एरलोंग ने कुछ नहीं कहा और कमरे की ओर भागते हुए कहा, बड़ी बहन, क्या आप शादी कर रही हैं? वो यान्युन ने सिर हिलाया। बड़ी बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो। वो एरलोंग ने वो यान्युन को कसकर गले लगाया। वो यान्युन मुस्कुराई और बोली, मूर्ख लड़के, लड़कियों की शादी सही उम्र होने पर ही करनी होती है। वो एरलोंग फिर यान एरजू को खोजने के लिए दौड़ा, माँ, मैं नहीं चाहता कि बड़ी बहन की शादी हो। बड़ी बहन शादी नहीं करना चाहती, मैंने कल रात उसे रोते हुए सुना। माँ, कृपया उसकी शादी मत करो, ठीक है? यान एरजू की आंखें, जो पहले से ही सूजी हुई थीं, तुरंत लाल हो गईं और वह बेकाबू होकर रोने लगी। वो डालोंग दौड़कर आया और वो एरलोंग को खींचकर ले गया, एरलोंग, मेरे साथ आओ। वो एरलोंग ने रोते हुए कहा, बड़ी बहन की शादी हो रही है और तुम्हें अभी भी खेलने का मन कर रहा है। क्या तुम बड़ी बहन के भाई भी हो? आमतौर पर भोली भाली वो डालोंग रातों रात बड़ी हो गई थी। मुझे पता है कि बड़ी बहन को शादी क्यों करनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दादी ने मकान मालिक की बहन के भाई से पैसे लिए थे, वे लोग जो कल आए थे। एरलोंग, चलो बहन यांग्यांग को ढूंढते हैं, ठीक है? क्या बहन यांग्यांग ने हमें पिछली बार नहीं बताया था कि अगर हमें कोई परेशानी हो तो उसके पास आए? बहन यांग्यांग के पास बड़ी बहन को शादी करने से रोकने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। वो एरलोंग ने सिर हिलाया, ठीक है।
चलो बहन यांगयांग को ढूंढते हैं। लेकिन मुझे बहन यांगयांग के घर का रास्ता याद नहीं है। वू डालोंग ने कहा, कोई चिंता नहीं, मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं रास्ता जानता हूं। अध्याय 842 यांगयांग ऑनलाइन जीवन के सबक दे रही है। यह सुनकर कि वू डालोंग को नियांग के घर का रास्ता पता है, वू एरलोंग बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से वू डालोंग का हाथ पकड़ लिया जैसे कि उसने मोक्ष के लिए आखिरी तिनका पकड़ लिया हो। चलो चलते हैं, फिर हमें जल्दी से बहन यांगयांग को ढूंढना चाहिए। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे तेजी से झेंग परिवार की ओर दौड़े। वो परिवार के आंगन का माहौल बहुत दमनकारी था और विडंबना यह थी कि दरवाजा कई खुशी पात्रों से भरा हुआ था। वो जिनशु और यान एरजू लिविंग रूम में बैठे अपने आंसू पोंछ रहे थे। वे साधारण किसान थे। इस तरह की स्थिति का सामना करने पर उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। दादी वो बाहर से आईं, रोना बंद करो। खुशी के दिन आंसू पोंछना अपशकुन है। यान्युन सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वह मेरी पोती भी है। क्या मैं, उसकी दादी होने के नाते, उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? उसे नुकसान पहुंचाओगी? यान एरजू ने गुस्से से कहा। क्या उसे किसी और की सौतेली मां बनने के लिए बेचना उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? क्या दुनिया में तुम्हारे जैसी क्रूर कोई दादी है? वो जिनशु ने गहरी सांस छोड़ी। उनकी मां का जीवन वाकई आसान नहीं था। वह 28 साल की उम्र में विधवा हो गईं और जिस साल उनके पिता की मृत्यु हुई उस समय वह 10 साल के थे और वो जिन सिर्फ 6 साल के थे। भयंकर अकाल के दौरान उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां कैसे बच गईं। काश उसे अपनी मां को समझने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह ऐसी महिला थी जिसने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया था। अब जबकि जीवन थोड़ा आसान हो गया था तो वह शांति से क्यों नहीं रह सकती थी? मां, क्या आपको खुश रहने से पहले सचमुच हमारे घर को उलट-पुलट कर देना चाहिए और हमारे परिवार को नष्ट कर देना चाहिए? वो जिनशु ने निराशा भरी आंखों से दादी वू को देखा। बूढ़ी मां उनके गृहनगर की बोली थी और बीजिंग आने के बाद से उन्होंने शायद ही कभी दादी वू को इस तरह से संबोधित किया हो। दादी वू ने वो जिनशु को एक उदास नजर से देखा। आज यान्युन के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती और मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। कहीं ऐसा न हो कि हम दूसरों की हंसी का पात्र बन जाए। आज तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन शायद कल छोटे पश्चिमी शैली के घर में जाने के बाद तुम मेरे आभारी होगे। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता, वास्तव में तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अंदर ही अंदर तुम यान्युन की शादी वू कियांग से करवाने की उम्मीद कर रहे हो। कौन ऐसे बढ़िया घर में नहीं रहना चाहेगा? लाभ पाने के बाद पुण्यवान होने का दिखावा मत करो। आखिरकार यान्युन यान एरजू और वू जिनशु की जैविक संतान नहीं थी। दादी वू को यकीन नहीं था कि वे एक जंगली लड़की के लिए इतने दुखी होंगे जिसकी पृष्ठभूमि अज्ञात थी। ऐसे युग में जहां भरपेट भोजन मिलना भी मुश्किल था, एक लड़की के बदले में इतनी सारी अच्छी चीजें मिलने के कारण कई माता पिता अपनी बेटियों को वहां भेजने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता था। यह सुनकर यान एरजू ने पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक चाय का कप उठाया और उसे फेंक दिया। चुप रहो, चुप रहो। धमाका, चाय का प्याला जमीन पर गिरते ही टूट गया। तुम ऐसा सोचने की हिम्मत तो करती हो, फिर भी तुम्हें दूसरों के ऐसा कहने का डर है, दादी वू ने कहा। एरजू, वू जिनशु ने यान एरजू को कसकर गले लगाया। शांत हो जाओ, चलो साथ मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। मैं निश्चित रूप से यान्युन को दूसरी जगह शादी नहीं करने दूंगा। बिल्कुल नहीं। दंपति एक दूसरे का सिर बाहों में लेकर रो पड़े। दादी वू ने दंपति की ओर देखा और फिर यान्युन के कमरे की ओर चली गईं। यान्युन सचमुच बिस्तर के पास बैठी थी, सिर झुकाए रो रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर देखा। दादी, दादी वू ने स्वीकृति में गुनगुनाया और अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए अंदर चली गईं। तुमने अपनी मर्जी से वू कियांग से शादी करने के लिए सहमति दी थी और अब तुम आंसू पोंछ रही हो और नाटक कर रही हो। तुम किसके लिए नाटक कर रही हो? क्या तुम कलह पैदा करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता इस बूढ़ी औरत से नफरत करें? ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया,
यान्युन ने जल्दी से समझाया। उसने किसी को दोष नहीं दिया। वह बस रोना चाहती थी, सचमुच रोना चाहती थी, और अपने आंसू बिल्कुल भी नहीं रोक पा रही थी। आखिरकार उसका सपना अभी भी विश्वविद्यालय में जाने का था। दादी वू यान्युन के पास गईं और उसे 2 लाल बालों की रस्सियां दीं। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पास लाल बालों की रस्सियां भी नहीं थीं। ये तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए खास तौर पर खरीदी हैं। धन्यवाद आंटी। यान्युन ने लाल बालों की रस्सियां लेने के लिए हाथ बढ़ाया। दादी वू ने कमरे में चारों ओर देखा और फिर पूछा, तुम्हारे नए कपड़े कहाँ हैं? क्या? यान्युन अचंभित रह गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो। दादी वू ने यान्युन की ओर देखा और अपनी आवाज ऊंची की, उस अमीर महिला ने तुम्हें जो नए कपड़े दिए थे, मैंने सुना है कि उनमें 2 बड़े बैग थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उन्हें लियानहुआ को देने जा रहे हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दादी वू ने कहा था कि यान्युन के पास नए कपड़ों के 2 बड़े बैग हैं, और वू जिनजिन ने एक बार उदारता दिखाते हुए यान्युन के लिए 2 पुरानी बालों की रस्सियां लाई थीं। यान्युन अब वह नए कपड़ों के उन 2 बैगों के बारे में सोचने के मूड में कहा थी। जब दादी वू ने इसका जिक्र किया तभी उसे कपड़ों के उन 2 बैगों की याद आई। बैग में रखे सारे कपड़े निकुईहुआ ने दिए थे। 2 कपड़े ऐसे थे जिन्हें उसने पहनकर देखा था, जो बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें पहनकर उसे शहरी होने का एहसास हुआ। अध्याय 843 यांगयांग ऑनलाइन जीवन के सबक दे रही है। जब वू यान्युन ने लंबे समय तक बात नहीं की तो दादी वू को गुस्सा आ गया। तुम कृतज्ञ लड़की हो। कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कहाँ हैं? हमारे पुराने वू परिवार ने वास्तव में एक सफेद आंखों वाला भेड़िया पाला है। तुम्हारे अंदर कृतज्ञता का एक भी अंश नहीं है। तुम भविष्य में वू कियांग के घर जाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगी। क्या तुम्हें अब भी उन 2 नए कपड़ों की परवाह है? मैंने तुम्हें पाला है, और यह निश्चित रूप से उन 2 बैग कपड़ों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वू यान्युन अब तक सुन्न हो चुकी थी। वह बिस्तर के पीछे चली गई, नए कपड़ों के 2 बैग निकाले और उन्हें दादी वू को सौंप दिया। नए कपड़े देखकर दादी वू का चेहरा थोड़ा अधिक प्रसन्न दिखाई दिया और उन्होंने आगे कहा, क्या यह सब है? वू यान्युन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुमने कुछ छुपाया? दादी वू को वू यान्युन पर कुछ अविश्वास हुआ। नहीं, सच में कोई नहीं। इतने अच्छे कपड़े, वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि वू यान्युन ने अपने लिए कोई भी नहीं रखा। वास्तव में कोई नहीं। दादी वू ने कपड़े मेज पर रख दिए। नहीं, मुझे खोजना होगा। वू यान्युन ने आह भरी और दादी वू को नहीं रोका। कमरा छोटा था, 2 भागों में विभाजित था, केवल एक बिस्तर और एक टूटी हुई अलमारी थी। दादी वू ने अच्छी तरह से खोज की और अंततः संतुष्ट हो गईं कि वू यान्युन ने कुछ भी नहीं छिपाया था। उन्होंने कपड़ों के 2 बैग लिए और वहां से चली गईं। वह खास तौर पर बगल के दरवाजे से निकली थी। अगर वह सामने के दरवाजे से निकलती तो उसे वू जिनशु और उसकी पत्नी यान एरजू ने जरूर देखा होता। वू जिनजिन पहले से ही अपने बेडरूम में दादी वू का इंतजार कर रही थी। वू जिनजिन इस स्थिति की भड़काने वाली थी और उसने वू जिनशु और यान एरजू के सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। यदि उन्होंने निर्दयतापूर्वक कार्य करने का निर्णय ले लिया तो क्या होगा? माँ! जब उसने दादी वू को अंदर आते देखा तो वू जिनजिन तुरंत खड़ी हो गई। क्या ये वही नए कपड़े हैं जिनके बारे में तुम बात कर रही थीं? हम्मा! दादी वू ने अपना सिर हिलाया और बैग वू जिनजिन को सौंप दिया। वू जिनजिन एक भूखे भेड़िए की तरह थी जो मेमने को देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने बैग लिया और सारे कपड़े बाहर फेंके, लगातार चिल्लाते हुए, ओह माए! ओह माए! ये सारे कपड़े आयातित हैं। मैंने इसे डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा था, इसकी कीमत 100 युआन से ज्यादा थी। ये सभी कपड़े नए थे, इनके टैग अभी तक नहीं हटाए गए थे। मुझे लगता है कि मैं यह पोशाक पहन सकती हूँ। वू जिनजिन ने एक फीतेदार पोशाक उठाई और उसे अपने ऊपर रखा, तो मैं इसे रख रही हूँ। वू जिनजिन लंबी नहीं थी। वू यान्युन पर यह एक छोटी स्कर्ट थी, लेकिन उस पर यह एक लंबी पोशाक बन गई जो बहुत ही बेमेल लग रही थी। लेकिन उसने कभी इतनी बढ़िया चीज नहीं देखी थी और उसे लगा कि यह ड्रेस पहनकर वह किसी बड़े पोस्टर वाली ग्लैमर गर्ल बन जाएगी।
दादी वू ने आगे कहा, अब तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी मुझसे बहुत नाराज हैं। खास तौर पर तुम्हारा भाई, वह वाकई में एक माँ बाप जैसा नहीं है। मैंने उसे पालने के लिए बहुत मेहनत की है, और वह मुझे पागल बूढ़ी औरत भी कहता है कि मैं बीमार हूं। क्या? वो जिनजिन ने तुरंत अपने हाथ में रखे कपड़े नीचे रख दिए। मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत की? यह सही है, दादी वू ने आगे कहा, और तुम्हारी यान एरजू भी एक बाहरी व्यक्ति है। उसने मुझे मारने के लिए रसोई के चाकू से मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी की। बताओ, मैंने कौन सा बुरा कर्म किया है? दादी वू कई दिनों से अपना गुस्सा दबाए बैठी थीं, और अब वो जिनजिन के वहां होने से वह निश्चित रूप से अपना गुस्सा निकालना चाहती थीं। यह सुनकर वो जिनजिन आग बबूला हो गया। मां, मेरा भाई वाकई बहुत बड़ा है। आपने उसे पालने के लिए इतनी मेहनत की है, और वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। एक कुत्ता भी कृतज्ञता में अपनी दुम हिलाना जानता है। इसके अलावा, आप यह सिर्फ उसके और उसकी पत्नी के लिए कर रही हैं। मैं आपको बताता हूं, आपने किसी और के लिए एक बेटा पाला है, उससे भविष्य में आपकी देखभाल करने की उम्मीद न करें। अगर आप बूढ़ी हो जाएंगी और चल नहीं पाएंगी, तो शायद वह आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। वो जिनजिन के बोलते ही दादी वू की भौहें फड़क उठीं। वह पहले से ही 60 से अधिक की थी, और अब वह चलने में असमर्थ हो जाएगी। उसे डर था कि वो जिनशु भविष्य में उसकी उपेक्षा करेगा। हाल की घटनाओं को देखते हुए यह बहुत संभव था कि वो जिनशु वास्तव में उसकी उपेक्षा करेंगे। वो जिनजिन ने आगे कहा, मां, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी अभी भी अच्छी है। अगर मेरा भाई तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा, तो मैं भविष्य में रखूंगा। क्या तुम्हारे पास अभी भी 1900 युआन नहीं है? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे वो पैसे दे देने चाहिए, बस अगर मेरे भाई और उसकी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया। और वो छोटा पश्चिमी शैली का घर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इसे मेरे भाई को देना चाहिए, इसके बजाय मुझे दे दो। हमारा घर बहुत छोटा है, और तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें रहने के लिए सबसे अच्छा कमरा दूंगा, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। देखो, मैं तुम्हें देने के लिए अपने मुंह से थोड़ा सा मांस भी छीलता हूं। मेरे भाई ने तुम्हें क्या दिया है? न केवल उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि इस बार उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी लड़ाई भी की है। वो जिनजिन की बात सुनकर दादी वू बहुत प्रभावित हुईं। अध्याय 844 यांगयांग ऑनलाइन जीवन के सबक दे रही है। 3 उसके बेटे ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, लेकिन वह अभी भी अपनी बेटी पर भरोसा कर सकती थी। ठीक है, तुम सही कह रही हो। मैं अब अपने उस कृतज्ञ बेटे पर भरोसा नहीं कर सकती। सामने वाला वह छोटा सा पश्चिमी शैली का घर तुम्हारा होगा, लेकिन मैं पैसे अपने पास रखूंगी। दादी वो मूर्ख नहीं थीं, वह पैसे ऐसे ही नहीं सौंपती। वह उसकी सेवानिवृत्ति निधि थी। तो मां, आप सहमत हैं? वो जिनजिन बहुत खुश हुई। यह एक 2 मंजिला पश्चिमी शैली का घर था, और वो जिनजिन को लगभग लगा कि वह मतिभ्रम कर रही है। आखिरकार, दादी वू की नजर में लड़के हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते थे। दादी वू ने सिर हिलाया, ले लो, और अपने भाई को उसके किए पर पछतावा करने दो। हर बार जब मैं सोचती हूं कि उसने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है, तो मुझे असहज महसूस होता है। मैंने उसे पालने के लिए बहुत संघर्ष किया है, और अंत में मैंने एक दुश्मन पाला है। तभी दरवाजे की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण आवाज आई। वो जिनजिन ने कहा, यह वू कियांग और अन्य लोग हैं। दादी वू तुरंत खड़ी हो गईं, तो चलो जल्दी से उनसे मिलने चले। सही। दूसरी ओर, वू डालोंग और वू एरलोंग भारी सांस लेते हुए झेंग परिवार के घर की ओर दौड़ रहे थे। आमतौर पर नियान इस समय घर पर नहीं होती, लेकिन संयोग से वह घर से निकलने ही वाली थी कि उसने दोनों भाइयों को देखा। डालोंग, शियाओलोंग, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? वू डालोंग फूट फूट कर रोने लगा। बहन यांगयांग, अब केवल आप ही मेरी बड़ी बहन को बचा सकती हैं। नी यान चौंक गई, क्या हो रहा है? जल्दी मत करो, समझाने के लिए अपना समय लो। वू डालोंग इतना रोया कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका रोने का इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने नी यांग को देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका। वू डालोंग को इस तरह देखकर वू एरलोंग ने कहा, बहन यांगयांग,
कृपया मेरी बड़ी बहन को बचाओ। उसकी शादी होने वाली है। शादी करना? वह अचानक शादी कैसे कर सकती है? नियांग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसने वू यान्युन को सिर्फ 2 दिन पहले ही देखा था और इस बारे में कुछ नहीं सुना था। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं और तुम मुझे रास्ते में बता सकती हो। नियांग ने एक हाथ से वू डालोंग और दूसरे हाथ से वू एरलोंग को पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद नियांग को एहसास हुआ कि चलना बहुत धीमा है, इसलिए वह दोनों बच्चों के साथ वापस चली गई। चलो कार लेते हैं। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और सभी वू परिवार के घर पहुंचे। यह वू डालोंग और वू एरलोंग का सेडान में बैठने का पहला मौका था। सामान्य परिस्थितियों में वे उत्सुक होते, लेकिन आज उनके पास इसके लिए समय नहीं था। कार में नियांग ने स्थिति को मोटे तौर पर समझ लिया। वू यान्युन के माता पिता अच्छे थे, लेकिन उसकी दादी शायद अच्छी नहीं थी। झेंग परिवार और वू परिवार के बीच 3 किलोमीटर का अंतर था। कार से 15 मिनट का रास्ता, लेकिन पैदल जाने में काफी समय लगता था। डालोंग, एरलोंग, तुम यहां कैसे आए? नियांग ने पूछा। वू एरलोंग ने रोते हुए कहा, बहन यांगयांग, हम भागकर यहां आ गए। क्या हम जल्दी कर सकते हैं? मुझे डर है कि जब मैं वापस आऊंगा तो अपनी बड़ी बहन को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी नियांग ने देखा कि भाई बहुत पसीना बहा रहे थे और वू डालोंग के घुटने में एक बड़ा घाव भी हो गया था। इन बच्चों के लिए यह समय वाकई आसान नहीं था। नियांग ने जल्दी से ड्राइवर से आग्रह किया, अंकल लियू, कृपया तेजी से चलें। ड्राइवर ने अनिच्छा से कहा, मिस, आज सड़क पर बहुत अधिक लोग हैं। आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं होती। पता नहीं आज क्या हो रहा है। नियांग ने आगे कहा, अंकल लियू, मुझे यह करने दीजिए। ड्राइवर को लगा कि उसने गलत सुना है। मिस, आपने क्या कहा? मैं गाड़ी चलाऊंगी। नियांग को अपने पिछले जीवन में गाड़ी चलाने में बहुत मजा आया था, इसलिए वह इसमें कुशल थी। ड्राइवर को कभी उम्मीद नहीं थी कि नियांग गाड़ी चला सकती है। यह तो दूर की बात है कि वह इतनी अच्छी गाड़ी चला सकती है। उस समय एक महिला का गाड़ी चलाना सचमुच एक दुर्लभ दृश्य था। वू जिनजिन और दादी वू बाहर आए और वास्तव में वू कियांग शादी की बारात के लिए आया था। वहां केवल वू कियांग ही नहीं था, उसकी मां वू लान और वू परिवार के अन्य रिश्तेदार भी थे, लेकिन सामने धूम्रपान कर रहे युवकों का मतलब स्पष्ट रूप से परेशानी था। ये स्थानीय बदमाश थे जिन्हें वू लैन ने वू यान्युन और एरजू को डराने के लिए शामिल किया था। रिश्तेदार यहां हैं, दादी वू ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। वू लैन इस बूढ़ी महिला को कुछ हद तक नीची नजर से देखती थी। अगर जिनशु और एरजू ने स्वेच्छा से उनके परिवार में शादी कर ली होती तो यह एक बात होती, लेकिन स्पष्ट रूप से दोनों इसके खिलाफ थे। वह अपनी गरिमा पर गर्व करती थी और दूसरों को असहज करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वू कियांग को वू यान्युन से बहुत लगाव था। अपने बेटे की खातिर उसे लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यान्युन कहाँ है? वू लैन ने पूछा। दादी वू ने उत्तर दिया, वह अंदर है। जिन जिन, जाओ यान्युन को बाहर लाओ। ठीक है। वू जिनजिन तुरंत अंदर चला गया। तभी एरजू और जिनशु अंदर से बाहर आए और वू जिनजिन का रास्ता रोक दिया। अध्याय 845 यांगयांग ऑनलाइन जीवन के सबक दे रहा है। 4 वू जिनजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई और भाभी, इस खुशी के दिन आप क्या करना चाहते हैं? मुझे यान्युन को बाहर ले जाने दो। वू जिनशु ने अपनी कुछ अपरिचित बहन की ओर देखा। यह वू परिवार है। अब शादीशुदा लड़की के परिवार का मुखिया बनने की बारी नहीं है। हमारी यान्युन को अभी भी पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाना है, उसकी शादी नहीं हो सकती। वू जिनजिन ने अवाक होकर कहा, भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप इस समय भी भ्रमित हैं? मावू ने वू कियांग की ओर देखा। कियांगजी, जल्दी से जाकर अपने ससुर और सास को नमस्कार करो। ओह, जरूर। वू कियांग आज उत्सवी कपड़े पहने हुए था। उसकी छाती पर एक लाल फूल लगा हुआ था। उसने अपनी जेब से 2 बड़े लाल लिफाफे निकाले। माँ और पिताजी, यहाँ आपके दामाद की ओर से एक छोटी सी चीज है, कृपया इसे मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें। यान एरजू और वू जिनशु ने इसे स्वीकार नहीं किया। वू कियांग का हाथ हवा में ही अकड़ गया। वू जिनजिन ने यह देखा।
उसने हाथ बढ़ाकर लाल लिफाफा ले लिया। कियांग जी, चूंकि मेरे भाई और भाभी इसे लेने में बहुत शर्मीले हैं, इसलिए मैं उनकी ओर से इसे ले लेता हूं। वू जिनशू ने वू कियांग की ओर देखा। कॉमरेड वू कियांग, हमारी यान्युन इस साल केवल 17 साल की है, वह अभी भी छोटी है, वह आपसे शादी नहीं कर सकती। कृपया माता पिता के रूप में हम लोगों के दिलों को समझें। यह सुनते ही वू कियांग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। वह आज अपनी दुल्हन को लेने आया था, वू जिनशू से यह सब सुनने नहीं। तभी माँ वू खड़ी हो गईं। तो फिर एक माँ के रूप में मेरे दिल की बात समझो। दुल्हन की कीमत ली गई, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, घर की मांग की गई, और अब तुम इसे रद्द कर रही हो। दुनिया में इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूं, मेरे बेटे के लिए संभावित पत्नियों की कमी नहीं है, वह बिल्कुल योग्य है। अनगिनत युवा लड़कियां उससे शादी करने का सपना देखती हैं। यह तुम्हारे परिवार की बूढ़ी औरत थी जो खुद यान्युन को दूल्हे से मिलवाने ले गई थी। शुरू से लेकर आखिर तक हमने तुम्हें एक बार भी परेशान नहीं किया, और अब तुम इस तरह से व्यवहार कर रही हो। तुम किसके लिए दिखावा कर रही हो? वो जिनजिन ने लाल लिफाफे जेब में रख लिए। ससुराल वालों, कृपया नाराज मत होइए, मेरे भाई और भाभी का ऐसा मतलब नहीं था। वो जिनशू ने आगे बढ़कर वो जिनजिन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम चुप हो जाओ। वो जिनजिन थप्पड़ सुनकर स्तब्ध रह गया। वो जिनशू ने आगे कहा, कॉमरेड, हम दोनों माता पिता हैं, मैं आपको समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे समझ सकते हैं। हम माता पिता के रूप में शुरू से ही इस स्थिति से अनजान थे। अगर हमें पता होता तो हम यान्युन को कभी शादी नहीं करने देते। यान्युन इस साल सिर्फ 17 साल की हुई है, उसे अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। मदरवू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं नासमझ नहीं हूं। चूंकि तुम शादी रद्द करना चाहते हो तो बस 6000 युआन ले आओ। इन शब्दों पर वो जिनशू ने आह भरी। मेरे पास अभी 6000 युआन नहीं है, कॉमरेड, क्या आप लचीले हो सकते हैं? मैं आपको एक आईओयू लिख सकता हूं। निश्चिंत रहें, हम यह पैसा जरूर चुका देंगे। दादी वू ने यह सुना और उन्हें परेशानी होने लगी। नहीं, वह वू जिनशू को मावू के लिए एक आईओयू लिखने की अनुमति नहीं दे सकती थी। वह अब भी उस छोटे से पश्चिमी शैली के घर में रहना चाहती थी। दादी वू ने तुरंत हस्तक्षेप किया। एक आईओयू? 6000 युआन 6 युआन नहीं है। हमारा परिवार मुश्किल से 600 युआन जुटा पाता है, 6000 युआन की तो बात ही छोड़िए। सास, कृपया उसका आईओयू स्वीकार न करें, वह इसे वापस नहीं चुका सकता। वू जिनशू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं अपना खून बेचूंगा, अंग बेचूंगा। निश्चिंत रहिए, मेरी पत्नी और मैं निश्चित रूप से ये 6000 युआन चुका देंगे। तभी वो यान्युन घर से बाहर निकली। माँ और पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप खून या अंग बेचें। मैं शादी करूंगी। मैं वू कियांग से शादी करने को तैयार हूं। 17 साल पहले अगर उसके माता पिता न होते तो वह पहले ही मर चुकी होती। अब उनका कर्ज चुकाना ही कम से कम वह कर सकती थी। आखिर शादी क्या होती है? वू कियांग का परिवार इतनी अच्छी स्थिति में था, उसे संतुष्ट होना चाहिए। मावू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, क्या अब सब लोग खुश नहीं हैं? दादी वू भी शांत हो गईं। जियाओयुन। यान एरजू ने वू यान्युन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। माँ, मैं ठीक हूं, इस डर से कि यान एरजू चिंता करेगी, वू यान्युन ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मैं वू कियांग से शादी करने को तैयार हूं, मैं सच में तैयार हूं। माँ वू आई, दोनों हाथों को अलग किया और वू यान्युन को वू कियांग की तरफ धकेल दिया। बड़ी बहन, अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें बच्चे की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। निश्चिंत रहो, हमारे परिवार में शादी करने पर यान्युन के साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। अपने परिवार के जीवन को देखो, क्या यह वास्तव में लोगों के लिए उपयुक्त है? हमारे साथ उसका केवल सौभाग्य ही हो सकता है। वू यान्युन की सहयोगात्मक भूमिका को देखकर मावू को काफी राहत मिली। अंग बेचना आसान लगता है, लेकिन क्या तुम दोनों वाकई अंग बेच सकते हो? सीधे शब्दों में कहें तो, अगर तुम दोनों ऑपरेशन टेबल पर ही मर गए तो उसके बाद यान्युन को चैन कैसे मिलेगा? इसके अलावा तुम दोनों के अभी भी 3 बच्चे हैं, भविष्य में उन 3 बच्चों की देखभाल कौन करेगा?
अध्याय 846 यांगयांग ऑनलाइन जीवन के सबक दे रहा है। 5 वू की मां ने यान एरजू की पीठ थपथपाई। बड़ी बहन, आप निश्चिंत रह सकती हैं, यान्युन को हमारे साथ कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं बेच सकता, मैं अपनी बेटी को नहीं बेच सकता, चाहे कुछ भी हो, यान एरजू ने रोते हुए कहा। वू की मां हंसते हुए बोलीं, यह बेटी की शादी करना है, बेचना नहीं। मैं उसकी शादी नहीं कर सकता, मैं उसकी शादी नहीं कर सकता, यान एरजू चिल्लाया। जिनशु, जिनशु, जियाओयुन को वापस लाओ, जल्दी करो। तभी वो जिनशु ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने आंसू पोंछे और वू यान्युन को खींचने के लिए आगे बढ़ी। वू कियांग ने तुरंत वू यान्युन के सामने रास्ता रोक दिया। वू की मां ने समुदाय के कई पुरुषों को आंखों से इशारा किया। उन्होंने तुरंत वू जिनशु और यान एरजू पर नियंत्रण कर लिया। वू की मां वू कियांग की ओर मुड़ी, तुम क्यों टालमटोल कर रहे हो? अपनी दुल्हन को अभी घर वापस ले आओ। ओह ठीक है। पटाखों की तीखी आवाजें बढ़ती गईं, जिससे वो जिनशु और यान एरजू की चीखें दब गईं। वू की मां एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थीं और आज की शादी के जुलूस के लिए उन्होंने विशेष रूप से एक सैंटाना कार किराए पर ली थी, जिसके पीछे 1 दर्जन साइकिलें चल रही थीं। एक हाथ से वू कियांग ने वू यान्युन को आगे बढ़ाया और दूसरे हाथ से उसने कार का दरवाजा खोला। वू यान्युन ने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर भारी मन से कार में बैठ गई। यह देखकर कि वू यान्युन कार में थी, उन्होंने तभी वू जिनशु और यान एरजू को छोड़ा। वू जिनशु और यान एरजू तुरंत बाहर निकले और कार के पीछे दौड़े। यान्युन, जियाओयुन। वू यान्युन ने कार के अंदर से उनकी ओर देखा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह भी रोने लगी। कार की गति बहुत तेज थी, लेकिन वू जिनशु और यान एरजू ने हार नहीं मानी। वे गिरे और फिर उठ खड़े हुए। यह दृश्य देखने में बहुत ही हृदय विदारक था। गाड़ी रोको अब, वू यान्युन ने पीछे की खिड़की पर दस्तक दी। चिंता मत करो, यान्युन, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वू कियांग ने वू यान्युन के हाथ थपथपाए। वू यान्युन को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और वह रो पड़ी। मैं आपसे विनती कर रही हूं, क्या आप कार रोक सकते हैं? वू कियांग ने वू की मां की ओर देखा। वू की मां ने साफ मना कर दिया, नहीं। दुल्हन जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकती। यह दुर्भाग्य है। वू कियांग ने कहा, मां ने मना कर दिया है, तो चलो इसे भूल जाते हैं। तभी चीख! हवा में तीव्र ब्रेक लगाने की आवाज गूंज उठी। कार में बैठे सभी लोग अचानक आई तेजी से आगे की ओर झुक गए, उनके शरीर जोर से आगे की ओर गिरे। क्या हो रहा है? वू की मां ने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर खुद भी काफी डरा हुआ था। वहां कोई सड़क रोक रहा है। शायद वे शादी की कैंडी की तलाश में हैं। कई लोग भाग्यशाली हिस्सा पाने के लिए शादी की कारों को रोकते हैं और शादी की कैंडी, मूंगफली आदि मांगते हैं। वू की मां ने कहा, तुम सब यहीं रहो, मैं जाकर देखूंगी। वू की मां ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आकर देखा कि एक आयातित कार उनका रास्ता रोके खड़ी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे यहां शादी की कैंडी लेने आए थे। तभी कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक दुबली पतली आकृति बाहर निकली। पीछे की ओर रोशनी होने के कारण उसका चेहरा पहचानना थोड़ा कठिन था। वू की मां ने आंखें मूंद लीं, उसकी कनपटियां जोर से धड़क रही थीं। उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ? यह व्यक्ति दुर्भावना रखता हुआ प्रतीत होता है। वू की मां को घबराहट महसूस हुई और वह कई कदम पीछे हट गईं। वह आकृति करीब आ गई और पहले सूर्य के प्रकाश में छिपा हुआ चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। यह बहुत ही सुंदर और साहसिक विशेषताओं वाला सेट था, बर्फ की तरह साफ और शुद्ध। क्या आप वू कियांग की मां हैं? नी यांग वू की मां के सामने रुक गई। वू की मां ने बड़ी मुश्किल से कहा, हाँ, मैं हूं। इस युवती की उम्र 17 या 18 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी, लेकिन वू की मां को उस घबराहट का एहसास हुआ जो तब होती है जब एक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ नेता से उसके सामने मिलता है। इस प्रकार का विस्मय हमारे भीतर से निकल रहा था, जिसे दबाना असंभव था। यान्युन कहा है, इनी यांग ने जारी रखा। कार के अंदर जब वू यान्युन ने इनी यांग को देखा, तो किसी तरह
उसका दिल, जो रुका हुआ था, उस पल अचानक शांत हो गया। यह अनुभूति कुछ ऐसी थी जैसे कोई व्यक्ति जो लंबे समय से अंधा था, अचानक सूर्य का प्रकाश देख रहा हो। वू कियांग के रोकने के प्रयास की अनदेखी करते हुए वू यान्युन ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। यांगयांग, यान्युन, नी यांग मंद मंद मुस्कुराईं। बड़ी बहन। वू एयरलोंग कार से बाहर निकली और वू यान्युन को गले लगा लिया। वू डालोंग, नी यांग के निर्देशों का पालन करते हुए सबसे छोटे भाई को लेने के लिए वापस दौड़ा। वू की मां की भौहें गहरी हो गईं। यान्युन, तुम कार से बाहर क्यों निकले? जल्दी से वापस अंदर आओ। आपको यान्युन को कार में वापस जाने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है, नी यांग ने उदासीनता से कहा। वू की मां ने आत्मविश्वास से कहा, यान्युन हमारे वू परिवार की बहू है, मुझे उसका अधिकार कैसे नहीं है? कियांगजी, कार से उतरो और अपनी दुल्हन को लेकर आओ। तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी अपनी दुल्हन को भी नहीं संभाल सकता? वू कियांग तुरंत कार से बाहर निकल गया। वू यान्युन सहज रूप से नी यांग के पीछे छिप गया। यह देखकर कि चीजें ठीक नहीं लग रही थीं, वू लैन चुपचाप खिसक गई और वू जिनजिन और दादी को लाने की योजना बनाई। अध्याय 847। यांगयांग ऑनलाइन जीवन के सबक दे रहा है। 6 सौभाग्य से वो परिवार बहुत दूर नहीं था। यान्युन, जल्दी से मेरे साथ वापस आओ। मां को नाराज मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। वू कियांग ने वू यान्युन पर अपनी मुट्ठी लहराई। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ वू यान्युन तक पहुंचता, उसके घुटने में अचानक तीव्र दर्द हुआ और एक पल में वू कियांग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वू की मां का चेहरा पीला पड़ गया। तुम किसी को कैसे मार सकते हो? कियांगजी, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कानून की कोई परवाह नहीं है? मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूं। नी यांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप दिनदहाड़े किसी का अपहरण कर सकते हैं, तो मैं किसी को क्यों नहीं मार सकता? इसके अलावा जिसने पहले वार किया वह आपका बेटा था। कानूनी तौर पर यह आत्मरक्षा है। यह अपहरण कैसे हुआ? वो यान्युन हमारी बहू है, जिसकी शादी के लिए हमने 3000 युआन दिए थे। अपहरणकर्ता तुम हो। वू की मां ने अपनी जेब से समझौता पत्र निकाला। क्या तुमने यह देखा? इस समझौते पर काले और सफेद अक्षरों में साफ लिखा है। तभी वू जिनशु और यान एरजू पीछे से दौड़े। यान एरजू ने कहा, हमने दहेज में एक भी पैसा नहीं लिया। हम अपनी बेटी को नहीं बेचते। वू की मां का चेहरा फिर से सफेद हो गया। वह क्रोधित हो उठी। तुम जो कह रहे हो उससे लगता है कि तुम कर्ज से इनकार करना चाहते हो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पीछे कोई है तुम कर्ज से इनकार कर सकते हो। नी यांग ने शांति से कहा, गुस्सा मत करो। मैं एक समझदार व्यक्ति हूं। जैसा कि मैं जानता हूं, जिस व्यक्ति ने यह पैसा लिया है वह चाची और चाचा नहीं है ना? जिस व्यक्ति ने दहेज का पैसा लिया है वह मैं हूं। अचानक पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। वू की दादी और वू जिनजिन भीड़ के बीच से निकलकर बोलीं, यह छोटी लड़की हमारे परिवार के व्यवसाय में हस्तक्षेप क्यों कर रही है? वू जिनजिन ने तुरंत हंसते हुए कहा, सालिमा, नाराज मत होइए, हम इस छोटी लड़की को नहीं जानते। यह सुनकर कि नी यांग का वू परिवार से कोई संबंध नहीं था, वू की मां ने राहत की सांस ली। क्या कोई बाहरी व्यक्ति वू यान्युन के पक्ष में खड़ा होना चाहता है? कठिन। वू डालोंग और वू एरलोंग ने पहले जो कहा था उससे नी यांग ने अनुमान लगाया कि वे वू यान्युन की चाची और दादी होंगी। कौन जानता था कि ये दोनों ऐसे चरित्र वाले हैं जो यान्युन को बेच रहे हैं और फिर भी इतना नेक काम कर रहे हैं। नी यांग ने थोड़ा सिर हिलाया। ओह, तो यह तुम ही हो जिसने पैसे लिए। तो जिस व्यक्ति ने उस पर अपनी फिंगरप्रिंट लगाई वह भी तुम ही हो। बेशक, यह मैं ही हूं, वू की दादी ने कहा। मैं यान्युन की दादी हूं। परंपरागत रूप से शादी माता पिता द्वारा तय की जाती है। मैं जिससे भी तय करूंगी कि उसे शादी करनी चाहिए वह करेगी। नी यांग मुस्कुराई, तो तुम्हें माता पिता के आदेशों और तयशुदा विवाहों के बारे में पता है। क्या तुम अपनी भूमिका भूल गई हो? वू की दादी का गला रुंध गया और उन्होंने कहा, यह छोटी लड़की कौन है? हमारे वू परिवार के मामले तुम्हारा कोई काम नहीं है।
नी यांग ने अपनी नजर वू की दादी की ओर घुमाई। कुछ समय पहले ही मैंने तुम्हारे भाई और भाभी को अपने गॉडपेरेंट्स के रूप में पहचाना है। उसकी बहन होने के नाते क्या मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब यान्युन के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा हो? उसकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय शक्ति थी जिसने वू की दादी को अंदर से कांपने पर मजबूर कर दिया। वू यान्युन ने आश्चर्य से नी यांग को देखा, उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। किसी पर भरोसा करने की यह भावना, यह शब्दों में वर्णन करने योग्य नहीं था। वू जिनशु और यान एरजू भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन आश्चर्य से परे वे कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। स्वर्ग से आशीर्वाद। अंततः कोई तो अपने परिवार के लिए खड़ा होने को तैयार हुआ। यह जानते हुए कि नी यांग कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके और वह मामले को और बढ़ाना नहीं चाहती थी, वू की मां ने कहा, ठीक है। चूंकि तुम खुद इसमें शामिल होना चाहती हो तो हमें 6,000 युआन का मुआवजा दो, अन्यथा तुम उसे आज अपने साथ नहीं ले जा पाओगी। 3,000 6,000 में बदल गए थे, लेकिन जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि दादी वू कुछ हद तक अनिच्छुक थीं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर नी यांग ने 6,000 युआन चुकाए तो उसके पास अभी भी 1,900 बचे रहेंगे। और नी यांग के पहनावे से यह स्पष्ट था कि वह कोई आम आदमी नहीं थी। क्या नी यांग 6,000 युआन का खर्च वहन कर सकती थी और साथ ही एक छोटे से पश्चिमी शैली के घर की लागत के बारे में भी चिंता कर सकती थी? तब तक वह निश्चित रूप से एक छोटा सा पश्चिमी शैली का घर खरीदने में सक्षम हो जाएंगी। आंटी, आप बूढ़ी नहीं लगतीं, लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करती हैं। नी यांग ने वू की मां की ओर देखा। तो क्या आपको लगता है कि आप अभी भी यान्युन की आजादी को सीमित कर सकती हैं? वू की मां ने अनुबंध पत्र को पकड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आप अब भी ऋण लेने से इनकार कर सकते हैं? मुस्कुराते हुए नी यांग ने जवाब दिया, क्या आप देखना चाहेंगे कि इस समझौते पर किसके हस्ताक्षर हैं? हर ऋण का एक मालिक होता है। जिसने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे ढूंढो और उनसे पैसे मांगो। वू की मां ने पलटकर कहा, युवती, तो तुम बहस करना चाहती हो, है ना? ध्यान से देखो, यहां साफ साफ लिखा है कि यह यान्युन की सगाई का पैसा है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो कौन देगा? नी यांग ने दादी वू की ओर मुड़कर कहा, जिस व्यक्ति ने फिंगरप्रिंट लिया है वह वही है, आपको उसे यह बताना चाहिए। यह सुनकर दादी वू इतनी डर गईं कि उन्होंने अपनी जेब कसकर पकड़ ली। उसका भुगतान करने का कोई इरादा नहीं था। नी यांग बहुत धनी थी और यान्युन की मुंह बोली बहन भी थी। उसे यान्युन के लिए यह खर्च उठाना चाहिए और फिर उसे एक छोटा पश्चिमी शैली का घर देकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। वू की मां गुस्से से फटने ही वाली थी कि नी यांग थोड़ा आगे झुकी, जिससे उसकी बड़ी परछाई उस पर पड़ गई। फिर एक कोमल आवाज उसके कान में फुसफुसाई, आंटी, मैं आपको याद दिला दूं कि यान्युन अभी भी नाबालिग है। अगर यह बात पुलिस स्टेशन जाती है तो आपके खिलाफ मानव तस्करी का आरोप भी लग सकता है। यह लिखित समझौता सबूत है। जहां तक मेरी समझ है, खरीदार को आमतौर पर विक्रेता की तुलना में ज्यादा सजा मिलती है। अंतिम वाक्य हालांकि समान रूप से बोला गया था, लेकिन उससे वू की मां का चेहरा स्पष्ट रूप से फीका पड़ गया। उसने सब कुछ गणना कर लिया था, सिवाय इस तथ्य के कि यान्युन अभी वयस्क नहीं हुआ था। अचानक काले और सफेद रंग में किया गया समझौता एक गर्म मुद्दा बन गया। जैसे ही नी यांग ने अपनी बात पूरी की और चेहरे पर मुस्कान के साथ सीधी खड़ी हुई, उसने अपने हाथों से ताली बजाई, आंटी, इस काले और सफेद पाठ में सबूत है। ऐसा लगता है कि देनदार वू जिनजिन और वू की श्रीमती हैं, है न? उनसे पैसे मांगना याद रखें। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो आगे बढ़े और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाए। वू की मां कुछ देर के लिए यह समझ ही नहीं पाई कि उसने क्या सुना है। नी यांग वास्तव में किसके पक्ष में थी? क्या वह यान्युन की मदद करने के लिए यहां नहीं थी? फिर वह उसे दादी वू और वू जिनजिन से पैसे लाने के लिए क्यों कह रही थी? क्या दादी वू और वू जिनजिन यान्युन के परिवार का हिस्सा नहीं थीं? बोलने के बाद नी यांग झुकी और वू की मां से कुछ और फुसफुसाया। वू की मां ने सिर हिलाया। बात खत्म करने के बाद नी यांग ने वू की मां की तरफ हाथ हिलाया, अलविदा, आंटी।
उनसे पैसे मांगना याद रखना। तभी वो डालोंग शियाओलोंग को लेकर आया और नियांग ने आवाज लगाई, गॉडफादर, गॉडमदर, यान्युन, डालोंग, एयरलोंग, चलो कार में बैठते हैं। जब दादी वू और वू जिनजिन ने सभी को आलीशान सेडान में चढ़ते देखा तो वे घबरा गईं। सभी लोग उसमें चढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें भी चढ़ना पड़ा। एक तो यान्युन की दादी थीं, दूसरी उसकी चाची। यान्युन के 6 सदस्यीय परिवार के लिए उनके बिना मौजमस्ती करना कोई मायने नहीं रखता था। जैसे ही दोनों महिलाएं उनका पीछा करने वाली थीं, वू की मां ने उन्हें रोक दिया, पहले तुम दोनों को पैसे वापस करने होंगे। रोते हुए दादी वू ने कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यान्युन की बहन को पैसे देने दो, वह अमीर है। वू की मां ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं है। जो भी पैसे देने वाला है, मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। इस पर तुम्हारे 2 उंगलियों के निशान हैं। अध्याय 848 समय नायकों का निर्माण करता है। बीम पर एक सज्जन अपनी मां को पैसे की मांग करते देख दादी वू ने तुरंत अपनी विशेषता का सहारा लिया। वह जमीन पर बैठ गई और नखरे फेंकने लगी, रोना और चिल्लाना। लेकिन वू की मां ऐसी नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। स्ट्रीट डायरेक्टर के तौर पर अपने कई सालों के दौरान उसने किस तरह के उपद्रवी को नहीं देखा था। तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना काम नहीं आएगा। कर्ज चुकाना सिद्धांत का मामला है। पैसे तुमने ही लिए थे, अंगूठे के निशान तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के हैं। आज या तो पैसे चुकाओ या 8 दालियांग के लिए जेल जाओ। वो जिनजिन चौंक गई। वह निश्चित रूप से जेल नहीं जाना चाहती थी। वह अशिक्षित थी और उसमें संस्कृति का अभाव था। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। वह केवल इतना जानती थी कि ऋण चुकाना ही स्वाभाविक बात है। प्यारे रिश्तेदारों, कृपया नाराज मत होइए। हालांकि पैसे मेरी मां ने लिए थे, लेकिन वे यान्युन के दहेज के लिए थे। आपको मेरे भाई और उसकी पत्नी से इसके लिए पूछना चाहिए। उनकी धर्मपुत्री बहुत अमीर है, उन्हें निश्चित रूप से इन 6000 युआन की कमी महसूस नहीं होगी। वू की मां ने सहमति पत्र को पकड़ते हुए कहा, ये तुम्हारी मां और तुम्हारे अंगूठे के निशान हैं। अगर मैं पुलिस को इसकी सूचना दूंगी, तो वे सिर्फ तुम दोनों को ही ढूंढेंगे। भूल जाओ, मुझे अब 6000 नहीं चाहिए। बस मुझे 3000 वापस दे दो। मैं इस बार सिर्फ नुकसान सहूंगी। दादी वू को पैसे देने के लिए राजी करना असंभव है। एक बार पैसा उसकी जेब में आ गया तो वह उसका हो गया। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दादी वू ने अपनी जेब कसकर पकड़ी, मानो कह रही हो कि उसमें 300 चांदी के तैल नहीं है। वू की मां हंसी, पैसे नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कियांगजी, अभी पुलिस स्टेशन जाओ और इस बूढ़ी औरत और उस जवान को गिरफ्तार करवाओ। कोई वेतन नहीं, कोई आजादी नहीं। तुम सच में सोचते हो कि मुझे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है न? वू कियांग एक भोला भाला लड़का था और अपनी मां की बातें सुनकर उसने तुरंत अपनी साइकिल को धक्का देते हुए कहा, ठीक है मां, मैं इस पर बैठूंगा। वो जिनजिन डर के मारे सफेद पड़ गई। मां, कृपया पैसे निकाल लो। मैं जेल नहीं जाना चाहती, मुझे बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करनी है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। यह देखकर कि वू कियांग सच में पुलिस को रिपोर्ट करने वाला था, दादी वू भी डर गई। अपनी परिपक्व उम्र में वह निश्चित रूप से एक कोठरी में मरना नहीं चाहती थी। वह तुरंत जमीन से उठी और वू कियांग की साइकिल पकड़ ली। मैं पैसे वापस कर दूंगी, बस इसे रहने दो। वू की मां ने आंखों से वू कियांग को संकेत दिया और उसने अपनी साइकिल रोक दी। दादी वू ने अपनी जेब से एक फटे कपड़े की थैली निकाली, उसे परत दर परत खोला तो उसके अंदर रखे नीलहरे रंग के 100 आरएमबी के नोट बाहर आ गए। उसने अभी तक इस पैसे को गर्म भी नहीं किया था कि यह किसी और का हो गया। जैसे ही वू की मां ने दादी वू से पैसे लिए, बूढ़ी महिला ने बैंक नोटों को कसकर पकड़ लिया। वू की मां को उन्हें वापस पाने के लिए जोर से खींचना पड़ा। गिनने के बाद उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आखिर 1000 युआन से ज्यादा कैसे गायब हो गए? उन 1100 युआनों को वू जिनजिन की साइकिल और सिलाई मशीन पर खर्च किया गया था और दादी वू ने मांस और नए कपड़े खरीदने के लिए 1 दर्जन से अधिक युआन का इस्तेमाल किया था।
दादी वू ने कहा, उस 1,000 का इस्तेमाल चीजें खरीदने में किया गया। अब मेरे पास बस इतना ही बचा है। यह सुनकर वू जिनजिन का दिल धड़क उठा। उसकी साइकिल और सिलाई मशीन कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी। उसने साइकिल चलाना भी नहीं सीखा था और वह अभी तक सिलाई मशीन का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। वू की मां ने आगे कहा, फिर तो उन चीजों से पैसों की भरपाई हो जाएगी। वू जिनजिन चिल्लाया, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। वू की मां वू कियांग की ओर मुड़ी, कियांग जी, शायद तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ठीक है। वू कियांग ने सिर हिलाया। वू जिनजिन ने दौड़कर वू कियांग की बाइक पकड़ी, मुआवजा दो। हम तुम्हें मुआवजा देंगे। वू की मां मन ही मन बहुत खुश थी। उसने सोचा था कि जब वू यान्युन नाबालिग थी तब उसने हमेशा के लिए 3,000 युआन खो दिए थे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसे वापस पाने में कामयाब रही। और यह सब नी यांग की सलाह की बदौलत संभव हुआ। इसलिए जुलूस वू जिनजिन के घर से सिलाई मशीन और साइकिल लेने के लिए निकल पड़ा। जब वे घर लौटे तो वू की मां ने बिना किसी औपचारिकता के समझौते को जला दिया। वू की मां के चले जाने के बाद दादी वू खाली आंगन में बैठकर रोने और चिल्लाने लगीं। वू जिनजिन उसके पास बैठ गया और रोने में शामिल हो गया। मां और बेटी ने वू यान्युन के धनवान बनने की आशा लगा रखी थी, लेकिन अंत में सब व्यर्थ हो गया। काफी देर तक रोने के बाद वू जिनजिन धीरे धीरे शांत हो गया। मां, रो मत। वह अभी भी तुम्हारा जैविक बेटा है। अब जब उन्होंने इतनी योग्य धर्मपुत्री को पहचान लिया है, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह तुम्हें, अपनी मां को, अस्वीकार कर देगा। इन शब्दों को सुनकर दादी वू को तुरंत ही अपना संतुलन मिल गया। ठीक है जिनजिन, तुम सही हो। वू जिनजिन ने आगे कहा, इसके अलावा मेरे भाई और उनकी पत्नी का घर अभी भी यहीं है। मुझे नहीं लगता कि वे इसे पूरी तरह से छोड़ देंगे। जब समय आएगा तो आपको उनके साथ अच्छे जीवन का आनंद लेना चाहिए और मुझे मत भूलना। दादी वू ने वू जिनजिन के हाथ थपथपाए। चिंता मत करो जिनजिन, तुम्हारे भाई की धर्मपुत्री इतनी अमीर है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अध्याय 849 समय नायकों का निर्माण करता है। बीम पर एक सज्जन दो। दूसरी तरफ 6 सदस्यों वाला वो परिवार कार में बैठा था। उस समय बीजिंग में यातायात प्रबंधन बाद के वर्षों की तरह सख्त नहीं था, इसलिए अगर कार ओवरलोड भी हो तो भी किसी को परवाह नहीं होती थी। कार तेजी से चलने लगी, जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी। पीछे की सीट पर बैठे यान एरजू ने भयभीत होकर कहा, बहन यांगयांग, आप हमें कहां ले जा रही हैं? नी यांग मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो गॉडमदर। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। गॉडमदर? यान एरजू दंग रह गया। उसने सोचा कि नी यांग सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन कार में भी नी यांग ने उसे गॉडमदर कहा। नी यांग ने आगे कहा, यान्युन और मेरे बीच एक खास रिश्ता है। मुझे तीनों भाई वू डालोंग, एरलोंग और शियाओलोंग भी बहुत पसंद है। गॉडफादर और गॉडमदर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अब से आपकी गॉडडॉटर बनना चाहूंगी। वू जिनशु को उम्मीद नहीं थी कि नी यांग ऐसा कहेगी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है बहन यांगयांग, मुझे लगता है आपकी चाची और मैंने नहीं। वू जिनशु ने बोलना भी पूरा नहीं किया था कि नी यांग ने कहा, चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो अब से आप दोनों मेरे गॉडपेरेंट्स हैं और यान्युन मेरी बहन है। वू डालोंग, एरलोंग और शियाओलोंग मेरे भाई हैं। यह बहुत बढ़िया है। मुझे सिस्टर यांगयांग पसंद है, वू डालोंग ने अचानक कहा। मैं चाहता हूं कि आप। नी यांग ने अपनी नजर वू यान्युन की ओर घुमाई और पूछा, यान्युन, तुम क्या सोचती हो? यात्री सीट पर बैठे वू यान्युन ने नी यांग की ओर रुख किया और कहा, सिस्टर यांगयांग। वह वास्तव में नी यांग की आभारी थी। अगर आज नी यांग न होती तो उसे वू कियांग से शादी करनी पड़ती। नी यांग हल्का सा मुस्कुराई। जल्द ही कार एक समुदाय में प्रवेश कर गई और खूबसूरती से मुड़कर एक अपार्टमेंट इमारत के सामने रुक गई। नी यांग ने पहले भी शहरी क्षेत्र में कई घर खरीदे थे और यह अपार्टमेंट बिल्डिंग उनकी संपत्तियों में से एक थी। घर में सादी साज सज्जा थी, लेकिन बर्तनों से लेकर हर चीज मौजूद थी।
नी कुई हुआ के बीजिंग वापस आने से पहले वे कभी कभी कुछ दिनों के लिए यहां रुकते थे। गॉडफादर, गॉडमदर, कोई न कोई नियमित रूप से यहां सफाई करने आता है। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों को छोड़कर बाकी सब कुछ नया है। अब से आप यहां रह सकते हैं, नी यांग ने कहा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वू जिनशु ने आश्चर्य से कहा। बहन यांगयांग, यह आपका घर है। हम यहां कैसे रह सकते हैं? नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो गॉडफादर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यह घर मुफ्त में दे रहा हूं। मैं आपसे हर महीने 10 युआन किराया लूंगा। वैसे भी यह खाली है। जब आप बाद में आर्थिक रूप से स्थिर हो जाएंगे और कोई जगह खरीदना चाहेंगे तो मैं यह अपार्टमेंट आपको बेच सकता हूं। हालांकि नी यांग को इस विशेष संपत्ति की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि वू जिनशु और यान एरजू ईमानदार लोग हैं जो बिना कारण के उसका उपहार स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने उन्हें इसे किराए पर देने का प्रस्ताव दिया। अपार्टमेंट में 4 कमरे और 2 बैठक कक्ष थे तथा 2 बाथरूम थे तथा वू परिवार के सभी लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी। वू जिनशु ने घर के चारों ओर देखा। बहन यांगयांग, इतनी अच्छी जगह है और आप केवल 10 युआन प्रति माह लेती हैं। भले ही यह सादा सा सजा हुआ था, लेकिन वू जिनशु की नजर में यह बेहद आलीशान था। घर में सब कुछ था, यहां तक कि टाइल और लकड़ी का फर्श भी। आखिरकार वू लैंड का साधारण मिट्टी का घर भी 10 युआन प्रति महीने किराए पर मिलता था। नी यांग ने कहा, यह घर वैसे भी खाली रहता है और मैं इसे अजनबियों को किराए पर देने में सहज महसूस नहीं करूंगी। इसे आपको और गॉडमदर को किराए पर देने से मुझे मानसिक शांति मिलती है। इससे वू जिनशु को बहुत राहत महसूस हुई। नी यांग ने फिर कहा, गॉडमदर, देखो, पहली मंजिल के सामने एक छोटा सा यार्ड है। जब तुम खाली हो तो वहां कुछ सब्जियां उगा सकती हो। यान एरजू को घर बहुत पसंद आया, लेकिन वह अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी। बहन यांगयांग, आप जो किराया मांग रही हैं वह बहुत कम है। नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हम अजनबी नहीं हैं। जब यह जगह खाली है तो मैं इसे 1 पैसे में भी किराए पर नहीं दे सकता। वू यान्युन को भी यह नया घर पसंद आया, लेकिन वह दादी वू के बारे में चिंतित थी। अब जब हम सभी यहां आ गए हैं तो दादी का क्या होगा? वू जिनशु ने कुछ नहीं कहा। यान एरजू अभी भी परेशान था। तुम्हारी दादी इसकी हकदार हैं। वू यान्युन ने आगे कहा, लेकिन दादी अब बहुत बुजुर्ग हो गई हैं और जब हम जा रहे थे तो चाची वू अभी भी उनसे पैसे मांग रही थीं। भले ही उसकी दादी उसकी शादी वू कियांग से करने को तैयार थीं, फिर भी वू यान्युन को उसके लिए थोड़ी चिंता महसूस हुई। खासकर तब जब उसे पता चला कि वह वू जिनशु और यान एरजू की जैविक बेटी नहीं थी। वू यान्युन को इस तरह देखकर नी यांग ने स्पष्ट रूप से कहा, गॉडमदर सही कह रही है, आपकी दादी इसकी हकदार हैं, यह उनकी अपनी गलती है। आपके परिवार का जीवन असहनीय नहीं है। उनका जीवन अच्छा था और उन्होंने इसे जीने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि परेशानी पैदा की। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने वू कियांग से शादी की होती तो क्या होता? अध्याय 850 समय नायकों का निर्माण करता है। बीम पर एक सज्जन तीन नी यांग ने एक पल के लिए विराम लिया और फिर जारी रखा। वू कियांग से शादी करने के बाद आप एक युवा लड़की से एक गृहिणी में बदल जाएंगी। न केवल वू कियांग के लिए बच्चे पैदा करेंगी, बल्कि उनकी 2 बेटियों की सौतेली मां की भूमिका भी निभाएंगी। आप इस साल केवल 17 साल की हैं। यदि आप वू कियांग से शादी नहीं करती हैं, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं, विश्वविद्यालय जा सकती हैं और भविष्य में आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। आपकी दादी के कार्यों से आपका जीवन लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नी यांग के शब्द कटु थे और वू यान्युन का चेहरा बदल गया, लेकिन वह आखिरकार मेरी दादी हैं। यह सुनकर नी यांग को पता चल गया कि वू यान्युन भविष्य में दादी वू के प्रति निश्चित रूप से नरम दिल होगी। यह जानते हुए कि दादी वू कितनी चालाक हो सकती है, अगर वू यान्युन नरम दिल हो गई तो कौन जानता है कि वह क्या कर सकती है। नहीं, वू यान्युन की वू परिवार के प्रति धारणा को पूरी तरह से खत्म करना आवश्यक था। नी यांग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी दादी है, क्या इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें सौतेली मां बनने के लिए किसी और को बेच सकती है? यान्युन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दादी बूढ़ी हैं
तो तुम्हें उनकी सारी गलतियां माफ कर देनी चाहिए, तो तुम वापस जाकर वू कियांग या झाओ कियांग से शादी कर सकती हो। इस बार मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगी। वू यान्युन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत समझाया, नहीं बहन यांगयांग, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं यह नहीं कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रही हो, मैं बस उसके बारे में थोड़ी चिंतित हूं क्योंकि वह बूढ़ी हो रही है। नी यांग शांत रही, यान्युन, हर किसी को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बुढ़ापा जिम्मेदारी से बचने का बहाना नहीं है। आपकी दादी केवल वही काट रही हैं जो उन्होंने बोया था। अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही हूं? उस अंतिम वाक्य पर नी यांग ने वू जिनशु की ओर देखा। वू जिनशु ने शुरू में वू यान्युन के समान ही विचार साझा किए थे। आखिरकार वह महिला उसकी अपनी मां थी और वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। लेकिन नी यांग की बात सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ, हाँ, बुढ़ापा जिम्मेदारियों से बचने का बहाना नहीं होना चाहिए। अगर आज नी यांग नहीं होती तो वू यान्युन का जीवन बर्बाद हो जाता। वू जिनशु ने सिर हिलाया, यांगयांग सही है। वू जिनशु को सहमत होते देख नी यांग ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि शायद उसने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया होगा। वू यान्युन ने सिर हिलाया, यांगयांग, अब मैं समझ गया। नी यांग ने फिर अपने बैग से आरएमबी का एक बंडल निकाला, गॉडफादर, ये 4000 युआन है, इसे मेरी ओर से ऋण समझें। चूंकि उसने वू यान्युन की मदद करने का फैसला किया था, इसलिए नी यांग उसे हर तरह से समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध थी। इसके अलावा नी यांग को उस परिणाम के बारे में अधिक से अधिक निश्चितता हो रही थी जिस पर उसे संदेह था। हालांकि परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन वह वू यान्युन में नी कुइहुआ की पिछली दयालुता और कमजोरी के निशान देख सकती थी। दादी वू से मिले तमाम दुर्व्यवहार के बाद भी वह उनके बारे में चिंतित थी। वू जिनशु ने जल्दी से मना कर दिया, यांगयांग, आपने पहले ही हमारे परिवार की बहुत मदद की है, मैं यह पैसा स्वीकार नहीं कर सकता। नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, गॉडफादर, मेरी बात सुनो, मना करने में जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे परिवार में 4 बच्चे हैं और साल की दूसरी छमाही के बाद यान्युन, डालोंग और एरलोंग को निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखने की आवश्यकता होगी। किराए और उपयोगिता बिलों के साथ जल्द ही फिर से महत्वपूर्ण खर्च होंगे। हालांकि तुम और गॉडमदर नूडल रेस्तरां में काम करके महीने में 80 युआन कमा सकते हो, लेकिन उन 80 युआन पर निर्भर होकर तुम कभी भी गंभीर पैसा नहीं कमा पाओगे। पिछले साल से हमारे क्षेत्र ने कूपन आधारित खरीदारी प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और व्यक्तिगत उद्यम भी धीरे धीरे सभी द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम यह पैसा लो और एक व्यवसाय शुरू करो। एक बार जब तुम कुछ पैसे कमा लोगे तो तुम मुझे जो देना है उसे ब्याज सहित लौटा सकते हो। अब पैसा कमाने का अच्छा अवसर है। नी यांग नहीं चाहती थी कि वू जिनशु इतना अच्छा मौका चूक जाए। अब कोई दूसरा 80 का दशक नहीं आएगा। बिजनेस करते हैं, वू जिनशु चौंका, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं? नी यांग ने रुककर पूछा, आप और गॉडमदर पहले काम के लिए क्या करते थे? एरजू ने जवाब दिया, मैं चावल की दुकान पर चावल ले जाता था और आपके गॉडफादर निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम करते थे। नी यांग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो गॉडफादर, आप निर्माण स्थल पर अपने समय से बहुत सारे निर्माण श्रमिकों को जानते होंगे, है ना? हाँ, वू जिनशु ने सिर हिलाया, जिस निर्माण स्थल पर मैं काम करता था वहां के लगभग सभी मजदूर एक ही गांव से थे। बाहरी लोगों के लिए साथी ग्रामीणों द्वारा लाए गए निर्माण श्रमिकों के समूह में घुल-मिल पाना कठिन होता है। नी यांग ने एक पल सोचा और फिर कहा, फिर आप एक निर्माण कंपनी शुरू कर सकते हैं। यह और भी सुविधाजनक होगा यदि सभी एक ही गृहनगर से हों। उन्हें भावी पीढ़ियों के कई रियल एस्टेट दिग्गजों की अच्छी तरह याद है जिन्होंने निर्माण कंपनियों के माध्यम से अपनी किस्मत बनाई थी। और 80 के दशक में चीन विकास कर रहा था और अनगिनत गगनचुंबी इमारतें अभी भी जमीन से ऊपर उठनी बाकी थीं। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।